हम लोग लास्ट वाले वीडियो में ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं उनको कैसे करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे 80 to 90% तक लेके जा सकते हैं। नाउ हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फोर स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन हैं, फोर मतलब फॉर एग्जांपल ये है, जैसे इनको करने की एक क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द प्री। फॉर एग्जांपल एक सिंगल स्टेटमेंट के हमने डिस्कस किए, कुछ लोग कुछ टू स्टेटमेंट के होते हैं, जैसे 1 2, नाइदर 1 2, 1 और 2 वाले। कुछ में 3 होते हैं, 1 2 3, 2 1 3 1, और कुछ 4 होते हैं। तो आज हम लोग 4 स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट मैंने 2016-17 से उठा के किए हैं। एंड फॉर दी प्रूफ आप लोग क्या करना कि जो 13 का पेपर है, 14 15 16 17, आई थिंक 17 का मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो 16 तक आप इन 4 सालों में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो अप्लाई करो। एंड देन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब पेपर में आप एक्चुअली 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे होंगे, देन यू विल थिंक ऑन दीज नोट्स, मतलब कि ये चीज़ें से पेपर हो सकता है। इस अप्रोच के बेसिस पे हम लोग एक एक पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है तो फिर तो वेल एंड गुड है, मतलब क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं 40 तक या मैक्स 50 तक। उसके बियॉन्ड जो अपने 25 क्वेश्चन सही होंगे वो लगभग ऑलमोस्ट अपने इसी कुछ ट्रिक से, एलिमिनेशन से, उन सब के बेसिस पे होने वाले। तो सबसे पहला रूल है एलिमिनेशन। जितना आपको नॉलेज है, जो जुगाड़ है, वर्ड को तोड़ना हो, वर्ड का एसोसिएशन करना हो, या आपको कोई किसी चीज़ की लोकेशन पता हो, ये सारी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 4। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। अब अगर आप एग्जामिनर हो तो एक सोच के देखो कि अगर आपको पेपर बनाना हो, देन 4 के 4 सही करना इज़ लाइक लीस्ट पॉसिबिलिटी। मतलब आप एक क्वेश्चन तो, एक स्टेटमेंट तो सॉरी गलत दोगे ही दोगे। मतलब आप खुद ही एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखो, इफ़ यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन, देन देर आर हाई चांस दैट यू विल मेक ए वन स्टेटमेंट एज रॉन्ग, मतलब चांस है उसके ज़्यादा। और ये यूपीएससी में स्पेशली मतलब पाया गया है, एक्सेप्ट साइंस एंड टेक, क्योंकि उसमें जनरली वो होता है कि जो लीनियंट स्टेटमेंट है वो सारे सही होते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट साइंस एंड टेक जो भी है उसमें हमें देखना है कि 4 की प्रोबेबिलिटी लीस्ट है, तो 4 को तुम पहले ही हटा सकते हो। इस बेसिस पे ये सारा रिसर्च किया हुआ पीवाईक्यूज का, जितने भी 4 टाइप के स्टेटमेंट्स है उसमें हम लोग 4 के 4 सही होने की लिस्ट प्रोबेबिलिटी है, विथ 1 की लिस्ट प्रोबेबिलिटी। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और आप जस्ट एक सही दे रहे हो, मतलब सोचो आप इस नोट पे कि आपने 3 स्टेटमेंट गलत दिए और जस्ट एक सही दे रहे हो, इसकी भी लिस्ट प्रोबेबिलिटी। और यूपीएससी जनरली ऐसा नहीं कर रही है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का और एनालिसिस करना है तो आप पिछले पीवाईक्यूज में जाना, 16 15 14 13 12 एंड 11 इवन। उसमें देखना कि जो भी 4 स्टेटमेंट है ना, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट का मतलब है कि 90 80%, अगर 10 क्वेश्चन है तो आपके 8 या 9 क्वेश्चन इसी पैटर्न से आ रहे हैं। अब क्या करना, इस पैटर्न का बेनिफिट होगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब दूसरा है फैक्चुअल स्टेटमेंट इन इट्स नेचर। अब जनरली ये हो रहा है कि मार्केट में कि भाई जो यूपीएससी है वो इस बार भी उन्होंने चेंज कर दिया, ट्रिक्स ट्रूक चेंज कर दी, या फिर वो अलग एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना लिए थे, या फिर फैक्चुअल स्टेटमेंट अब गलत नहीं हो रहे। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, अगर आपने इन डेप्थ रिसर्च कर रखी है, तो पैटर्न सेम है। जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो जनरली गलत हो रहा है, जनरली नहीं, अभी तक हो रहा है। अब फैक्चुअली में अपन ब्रेक करेंगे। एक फैक्चुअल होता है जिसमें सिंगल एंटिटी होती है। सिंगल एंटिटी मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बोलूँ कि जो टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये एक है क्वेश्चन। इसका जो फैक्ट है वो सिंगल फैक्ट है। इसको आपको एक एक इसमें एक मतलब सब टाइप है। एक सिंगल फैक्ट हो गया, एक डबल फैक्ट है जिसमें 2 एंटिटी होगी। 2 एंटिटी मतलब जैसे उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा था 22 में कि टी बोर्ड का जो फॉरेन में उनकी ब्रांच है वो एक मॉस्को में है, और एक आई थिंक उन्होंने कुछ दुबई का कोई दिया था कुछ, वो आप देख लेना। तो इसमें देर आर 2 एंटिटीज़। अब इन दोनों को गलत करना इज़ लाइक लीस्ट पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके लिए बेंगलुरु को कोलकाता करना, बेंगलुरु को दिल्ली करना, बेंगलुरु को जयपुर करना इज़ मोर ईजियर देन मॉस्को एंड दुबई को कुछ चेंज करना।
ये जनरली पैटर्न यूपीएससी में हमने देखा है, मतलब जितना भी मैंने रिसर्च किया पिछले 10-15 साल के पेपर में। तो जो सिंगल स्टेटमेंट के इन सबको हम लोग देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिंगल स्टेटमेंट का फैक्ट कौन सा है। जैसे ये है बेंगलुरु, ये एक सिंगल फैक्ट है लेकिन ये डबल फैक्ट है। तो यूपीएससी क्या कर रही है, जो सिंगल स्टेटमेंट है वो दे आर मोर ईजियर टू चेंज इंस्टेड ऑफ टू स्टेटमेंट्स या टू फैक्ट्स। वहाँ पे चेंज करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि वो लोग कर नहीं रहे हैं। तो अब इन सबको ट्राई करेंगे हम लोग देखने का। अब कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी में ये है कि भाई अगर फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने अगर कुछ नॉर्थ का दिया हो तो दूसरा साउथ का दे सकते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, तो उनमें से एक सही होगा। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, मान लो कि सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते ही वी आर लाइक यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर ये कभी पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री में। नो मैटर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग आधी परसेंट जनता नॉलेज के बेसिस पे ही जाती है। भाई नॉलेज नहीं देगा कुछ भी तुम्हें, मतलब 40 क्वेश्चन दे सकता है लेकिन कट जा रही है 87 88, मतलब आपको लगभग 65 क्वेश्चन तक निकालने पड़ेंगे। अगर आप 100 अटेंड करते हो तो तब अराउंड आपके 110 होंगे, तो आप सेफ जोन में होंगे। तो उसके लिए यू हैव टू टेक रिस्क, और रिस्क भी ऐसी रिस्क ना जो कैलकुलेटेड हो और एटलीस्ट आपको 50-50 में तो मेक श्योरली लेके जाए। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना जाना कहाँ से है। अब इसमें सोचो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, मतलब जब मैंने ये पेपर दिया था 20 में, तब क्या था कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज प्लेसेस, बट एक चीज़ थी कि इसमें सब में 2 ऑप्शंस हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 2 पक्का गलत है, ठीक है। अब तुम्हें ये निकालना है कि 2 कौन सा, तुम ट्राई करो, सब जगह जुगाड़ लगाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस स्टेटमेंट को, गिरनगर है। तो गिर हमने सुना है कहाँ पे, गुजरात में, मतलब 3 जो है वो पक्का सही है। सॉरी, ये सही है, ये सही है, अपना ये और ये गलत हो गया। अब जब 3 सही है, अपने को निकालना 1 और 2 में, इसके बेसिस पर अपन फोर्थ भी गलत है क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखो, अब तुम्हें निकालना कौन सा 1 और 2। अब तुम बस, ये है क्वेश्चन, अगर इस बेसिस पे अब तुम 50-50 में नहीं, मतलब तुम्हारा जो 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था ना वो बस 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया है, जस्ट विथ 1 एक ब्रीफ इसको देखने के कि गिरनगर, गिर से गिर नेशनल पार्क गुजरात, बस इसको लिंक करना है। अब तुम सोचो, अगर भीलसा तुम्हें सुना हो, विदिशा का ही नाम है भीलसा, अगर भीलसा तुमने सुना हो या फिर भील जो एक जनजाति है, इसको आप उससे रिलेट कर सकते हो, भील जनजाति। तो भील जनजाति जो ट्राइब है जनरली एमपी और राजस्थान में है। अब 30 एक बेसिक है, ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब द्वार समुद्र है, अगर तुम्हें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, द्वार समुद्र दे रहा है तो एक द्वारका करके, आई वॉज लाइक कि द्वारका है ये और द्वारका है गुजरात में, तो मैंने इसको सीधा ही गलत कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये द्वार समुद्र होयसाला की कैपिटल है। तो अब इस क्वेश्चन से क्या करना है, आपका जो लॉजिक है वो आपको 50-50 में ले जा रहा है, 50-50 में नहीं, बस इन 2 स्टेटमेंट्स में लेके जा रहा है। इन 2 के बेसिस पे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन कि क्या होगा, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सीधा ही 50-50 आ गई। अब आपको क्या करना है, वो द्वार समुद्रा दे रहे हैं मतलब कैपिटल्स दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो भी लार्जर एम्पायर थे उनकी एक बार आप कैपिटल देख लो। भीलसा किस लिए फेमस है उसको देख सकते हो, गिरनगर किस लिए फेमस है और स्थानेश्वर किस लिए फेमस है, उनको आप गूगल कर सकते हो कि ये कौन सी साइट से क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कुछ अपने एक क्वेश्चन से निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है, अब ये इंडियन एलिफेंट्स का क्वेश्चन था। ये पूछा क्यों था, क्योंकि आई थिंक एक, अगर आपने पढ़ा हो तो 20 में केरला में आई थिंक किसी ने एक बॉम्ब डाल दिया था स्टमक में, एलिफेंट के स्टमक में। तो उस टाइम बहुत एनिमल एथिक्स और इन सब का काफ़ी वो आ रहा था, न्यूज़ में भी आर्टिकल्स आ रहे थे और डिबेट्स हो रही कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो भी था। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आपको पहले ये निकालना है कि देखो 4 स्टेटमेंट में हमेशा एक चीज़ देखनी है कि 4 की 4 सही होना लीस्ट पॉसिबिलिटी है और 1 सही होना की लीस्ट पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप 15 साल के पेपर सॉल्व करके जाओगे ना अच्छे से, तो आपको इतना कन्विक्शन आ जाएगा कि आप पहले और 4th स्टेटमेंट को सीधा ही गलत कर दोगे, क्योंकि उनकी बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है। आप सोचो एग्जामिनर के माइंड ऑफ से कि वो बना रहा है तो 4 के 4 सही नहीं बना सकता, नहीं बना रहा है, मतलब बना सकता है इस
हिज और हर ओन माइंडसेट, बट जो यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है जनरली। तो आप क्या कर सकते हो, 4 और 1 को सीधा गलत कर सकते हो। एक ऑप्शन है, मतलब सी आपका सीधा गलत हो गया, ये आपका लॉजिक के बेसिस पर। अब तुम देखना, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि एक में सिंगल एंटिटी वाला फैक्ट होता है, एक में डबल एंटिटी वाला फैक्ट होता है। अब इसको समझेंगे हम लोग क्या है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ ए फीमेल। अब अगर आपको पता है नॉर्मल, अगर आपने डिस्कवरी के चैनल से देखे हों, और अगर नहीं भी पता हो, मान लो कि इसको डाउट में रखो, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। अब ये है कि ये बहुत लीनियंट स्टेटमेंट है, 22 मंथ्स हो सकता है, देर इज़ पॉसिबिलिटी। इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि कांट बी मोर देन 22 मंथ्स या फिर ऐसा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा सही है सही होने की। इसको आप राइट में डालो अभी। अब देखो, द एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। अब अगर तुम्हें श्योर पता है ना कि 40 ईयर ही होता है तभी रिस्क लो, नहीं तो ये जनरली गलत है। 41 के बाद भी हो सकता है, क्या पता कुछ चेंजेस आए उसकी बॉडी में और 42 43 हो सकता हो। और इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई 40 तक ही है, तो एक लिमिट सेट कर दी 40 के बाद। अगर एक हाथी भी 40 के बाद पाया गया, मतलब आप उस बेसिस पे सोचो कि देर माइट बी समथिंग कि, और ये सब कुछ इवोल्यूशन का पार्ट है, कल को क्या पता वो 45 तक हो, तो ये सीधा गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, कॉन्क्रीटली आप कितना गलत कर सकते हो, 3 स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो। 3 यहाँ पे भी गलत है और ये हमने ऑलरेडी गलत किया हुआ, तो अपना जो बेसिक लॉजिक था कि सिंगल वाले को गलत कर दो वो हो गया। अब तुम देखो इनमें से तुम्हारा 2 सही है अपने आप, तो देखो जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो अपने आप ही सही है। अब तुम 4 और 1 में निकालना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन विदाउट एनी नॉलेज 4 और 1 में आ गया है, मतलब 50-50 आ गया है। अब तुम 50-50 में देखो 4 और 1 में, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट फाउंड इन द केरला, दिस इज सिंगल फैक्ट। केरला की जगह क्या पता कर्नाटका हो, और एक्चुअली कर्नाटका ही है। केरला की जगह क्या पता असम हो, मतलब दिस इज़ ईजियर वे टू चेंज द स्टेटमेंट। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अगर मतलब समझ में आया ना, तो सीरियसली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस पैटर्न से निकलेंगे आपके, एंड दैट आई एम वेरी श्योर कि वो निकलेंगे। तो अब तुम क्या करोगे, ये जो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी 80% तक गलत होने की ज़्यादा है। अब कोई भी क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सब जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं बोल रहा हूँ 8 में से 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिंगल स्टेटमेंट के फैक्ट, ये जो सिंगल फैक्ट का स्टेटमेंट होता है वो जनरली गलत होगा। केरला है, ये गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया, मतलब 3-4 गलत है, 3-4 अपना सीधा आ गया 1-2। अब इसमें आपको नॉलेज कहाँ चाहिए, ये नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कोई नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि 2 ऑटोमेटिकली सही है। यहाँ पे लॉजिक चाहिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू चाहिए एनालिसिस, कि वो लोग सिंगल स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं जनरली, मतलब एक स्टेटमेंट में अगर कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गया। फिर आपको नॉलेज चाहिए ही नहीं ना, बस एक लॉजिक चाहिए, 1 और 2 अपने आप ही आंसर आ गया। इनको हम लोग अप्लाई करेंगे, आप ट्राई करना कि 16, 15, 14, 13 के इनके सारे पेपर लगाओ और उसमें ट्राई करो कि ये सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तभी आपका मेन एग्ज़ाम में होगा। क्योंकि जब आप 28 मई को इस बार पेपर, तो जब आप बैठोगे ना तो आपका माइंड जो पिछले 3 महीने से काम कर रहा है ना वही काम करेगा, मतलब देर विल बी नथिंग चेंज। मतलब आपको लग रहा है कि मैं उस दिन जाके पेपर कैसा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई, पेपर सेम ही आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा। और ये मैं 2020 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें 2021 का क्वेश्चन देखना, उसका सेम पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। एलिफेंट का पूछ लिया तो क्या पूछ लिया, अपना भी तो दिमाग लगाओ ना, ये सारा तैयार करके जाओ अभी 3 महीने, तब जाके वहाँ पे कन्विक्शन के साथ तुम लोग इस टाइप की चीज़ अप्रोच के साथ पेपर कर सकते हो। अगर तुमने ये अप्रोच फॉलो कर लिए तो आई एम वेरी मच श्योर कि 110 तक तो बेसिक आप निकाल सकते हो। इनका देखना आगे हम लोग और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे सिंपल है बट मैंने एक 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 पर्टिकुलर स्टेटमेंट समझाने के लिए दिया है। अब इसमें देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। पहली चीज़ क्या लेनी है कि एफआर आपको सारे पता होने चाहिए, जितने भी है, जितने भी उनके आर्टिकल्स है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंट में, कुछ भी हो, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अब फिर देखो, अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 4 की लीस्ट प्रोबेबिलिटी 4 सीधा हट गया। अब इसको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर लो। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
ये क्वेश्चन है, ये है आर्टिकल 17 में, टू गया, टू गया, टू गया, सी। मतलब जस्ट एक अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अगर आपको पता है, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना वो उतना ही वल्नरेबल क्वेश्चन है। मतलब अगर 4 स्टेटमेंट है तो और ज़्यादा वल्नरेबल है, और 5 तो है, हम लोग 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने अगर एक 5 ऐड कर दिया हो, वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है। मतलब अभी तक के यूपीएससी के पेपर में 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन, अगर आप एक बेसिक कन्विक्शन के साथ जाओगे तो ये हो गया। इसमें यही समझाना था मेरे को कि ये 4 डायरेक्टली आप गलत कर सकते हो, क्योंकि 4 की प्रोबेबिलिटी लीस्ट है। ये आपको पता है कि 17 में है, 17 में नहीं भी पता हो तो ये राइट टू इक्वलिटी वाले में बस इतना पता हो तो आप उसके बेसिस पे भी इनको गलत कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या करना है, एफआर को आपको गूगल करना है, सारे एफआर को। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाले आर्टिकल को देखना है, कौन सा आर्टिकल है कौन सा नहीं है। अब इसमें एक और भी देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, अब ये कौन सा आर्टिकल है ये भी देखना है। तो इन सब का नॉलेज आपको इस टाइप से पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, ताकि ये होगा कि आपको कोई इशू नहीं आएगा आगे वाले पेपर में। और देखना आप, यही सारी चीज़ें रिपीटेड है। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस क्वेश्चन ने मेरे को हेल्प किया था इस बार वाले अटैम्प्ट में 2022 में, जस्ट इस क्वेश्चन ने। अब देखना ये कैसे होगा। पहली चीज़ तो 3 भी ऑप्शन है और 2 है, मतलब 4 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, मतलब अपना वो रूल लगाना ही नहीं है। अब तुम एक चीज़ देखो, अगर तुम्हें इतना है बेसिक कोई भी इनमें से, ये तो अब ऐसे है कि याद है नहीं है, तो तुम अपने नॉलेज के बेसिस पे जा सकते हो। अगर नॉलेज पे भी नहीं जाओ तो अगर आपको कैटेलोनिया का पता है कि वो स्पेन में है, उसके बेसिस पे भी आपके 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो इनको करो, आपने जैसे ही एक ऑप्शन किया कि आई एम वेरी मच श्योर कि कैटेलोनिया है वो स्पेन में ही है, स्पेन में तो मतलब एक पक्का पार्ट बनेगा इसमें से और इसमें से, ये गलत हो गया। अब तुम क्या करना कि इसके बेसिस पे तुम्हारा 2 भी सही है, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो 2 देखना ही नहीं है अपने को। ये जो 5 सेकंड बचेंगे ना, ये आपको लास्ट में हेल्प करेंगे थर्ड राउंड क्लियर करने में। एक फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड पेपर का करने में दिस विल हेल्प यू, कि आपको क्रीमिया देखना ही नहीं है, हंगरी में है भले किसी में हो, वो सही ही होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अब इन दोनों में से मिंडानाओ और ओरोमिया जो भी है, इनको अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हो, अगर नहीं पता है तब भी वेल एंड गुड। मतलब ये है ना कि आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप 50-50 में आ सकते हो, और ये है कि 50-50 में अगर आ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप क्वेश्चन को लगभग सही कर लोगे। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि ये भी 4 स्टेटमेंट का है। अब 4 स्टेटमेंट में क्या देखना है, सारे रूल्स लगाने हैं। रूल्स कौन सा, एलिमिनेशन का रूल पहला, फिर वही सिंगल इफेक्ट डबल फैक्ट, फिर कौन सा स्टेटमेंट 4 और 1 की पॉसिबिलिटी वो वाला, इन सबको यहाँ पे यूज़ करना है। पहला देखना 4 और 1 है ही नहीं तो अपना वो रूल नहीं लगेगा। एलिमिनेशन में देखते हैं, अब इसमें से सबसे लीनियंट स्टेटमेंट कौन सा है पहले वो निकालना है। लीनियंट मतलब जो डेफिनेटली सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर तानसेन है तो तानसेन तो मतलब जो संगीत का इतना बड़ा मतलब बड़ा आदमी है, तो उसने एक आध राग तो मतलब इन्वेंट की होगी ना। अब सचिन है तो सचिन इतना बड़ा प्लेयर है तो उसने कुछ तो मतलब ऐसा होगा कि कोई ट्रॉफी तो उनको मिली होगी। देर आर चांसेस कि विराट कोहली को कोई अच्छा ट्रॉफी व्रॉफी मिला होगा, या फिर मेसी को कुछ बैलेंडोर ये कुछ मिले होंगे, मतलब क्योंकि ये लोग प्लेयर है तो देर आर चांस कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली होगी। तो इस बंदे ने, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखना, त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग्स, अगर म्यूजिशियन है तो उसका काम ही यही है राग वगैरह इनका। तो इस स्टेटमेंट की लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है कि सही है, क्योंकि उस फील्ड का बंदा है, उस फील्ड में काम करेगा ऑब्वियसली। अब तुम देखो ये तुम्हारा हट गया। अब 2-3, अब देखना है कि जो लीनियंट कौन सा है और जो कॉन्क्रीट कौन सा है। अब थर्ड स्टेटमेंट उठाओ, अनामचार्य एंड त्यागराज आर द कंटेम्प्रोरीज। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, जो भी सेंट के क्वेश्चन पूछे ना अभी तक में, जहाँ पे कंटेम्प्रेरी ये लोग दे रहे हैं ना, कंटेम्प्रेरी भी फैक्चुअल है। क्यों फैक्चुअल है, अब इसका नेचर समझो। मान लो अनामचार्य
इसमें थे 1400 में और त्यागराजा थे 1700 में। तो ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है ये सिंगल फैक्ट का वर्ड है, मतलब समझ पा रहे हो? जैसे ये है, यहाँ पे क्या पता ये दोनों वो हो भाई, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि ये कंटेम्प्रेरी है, मतलब अराउंड इस टाइप के हैं कि ये भी 17 में थे, ये भी 17 में थे, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट है। तो ये भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसके बेसिस पे तुम सीधा हटा सकते हो। देखो जो बेसिक डीप विद इन नेचर है ना क्वेश्चन का वो सेम है, वो ये है कि फैक्चुअल है, सिंगल फैक्चुअल है, मतलब सिंगल एंटिटी का फैक्चुअल है। अब इसको देखो, अनामचार्य कीर्तना डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। आपको नहीं पता होगा, नहीं होगा, लेकिन ये पता है कि आपको तीसरा गलत है। अब आप तीसरा हटा दो। अब तुम देखो तुम्हारे पास बच गया बस दो बी। अब तुम्हें पहला देखना ही नहीं है, अगर पहला देखना भी है तो एक बार पहला भी ट्राई कर लेते हैं कि पहला में क्या। मोस्ट ऑफ द त्यागराजाज कीर्तिस आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अब एक चीज़ देखना इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे भी फैक्चुअल है, एक सिंगल फैक्चुअल है, यहाँ पे भी सिंगल फैक्चुअल है, क्योंकि जो अनामचार्य उनके कीर्तन्स थे वो क्या पता लॉर्ड वेंकटेश्वर में ना हो और लॉर्ड कृष्णा में हो, या इनको दोनों को स्वैप किया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस क्वेश्चन में है क्या, ये वाला स्टेटमेंट, इसके बेसिस पे तुम ये हटाओ। उसके बाद कंटेम्प्रोरी जनरली गलत देते हैं, जनरली क्या 100% अगर कंटेम्प्रोरी वर्ड यूज़ किया इन्होंने मतलब इन्होंने गलत दिया है। ये अभी तक के जितने भी PYQs में हैं सब में यही चीज़ बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो लोग कंटेम्प्रेरी दे रहे हैं वो लोग गलत दे रहे हैं। अगर इतना आपको कन्विक्शन हो तो यू कैन मेक दिस स्टेटमेंट एज ए रॉन्ग। इसको करो, इसको करो, इसको हो गया अपने आप 2-4। 2-4 मतलब अपना 2 पक्का सही है और 4 सही है, मतलब ये जो सिंगल स्टेटमेंट वाला है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो सेंट भक्ति सेंट है या सूफी सेंट है उनके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन जनरली जो कंटेम्प्रेरी वाले हैं वो गलत दे रहे हैं, और इसके भी चांसेस है कि ये भी गलत दे रहे हैं, ये जो फैक्चुअल है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें 3 फैक्चुअल स्टेटमेंट है लेकिन एक लीनियंट है, तो लीनियंट अपने को पता सही है, तो उसके बेसिस पे तुम अगर पूरा भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 50-50 तो आराम से जा सकते हो। मतलब ये जो क्रक्स मेरा है वो ये है कि तुम्हें अगर नहीं पता, और इतना रियल में इतना प्रिपेयर करना इज़ लाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। इतना कर सकते हैं कि चलो ये कंटेम्प्रेरी है नहीं है, क्योंकि त्यागराजा अराउंड 17 में थे और ये अपने अराउंड 50s में थे, 15 में। तो ये क्वेश्चन अपन बेसिक नॉलेज का है तो वो वहाँ से हो जाता। तो उसके बेसिस पर अगर तुम्हें ये थर्ड वाला भी अगर पता है ना तब भी क्वेश्चन बन जाता। तो तुम डरना नहीं है, एक क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बनेगा। जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है वो सबसे वल्नरेबल क्वेश्चन है। अब इसको देखो, ये भी सेम 4 है। अब ये बोल रहा है रूल ऑफ लॉ, ये 4 सीधा हटा दो, क्योंकि 4 में 4 सही होना इज़ लाइक लीस्ट पॉसिबिलिटी है। अब तुम एक चीज़ देखो कि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है जनरली, कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। अब तुम एक चीज़ देखो, ये तो पक्का सही होगा ना, लिमिटेशन ऑफ पावर, पावर लिमिट होगी तभी तो रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो डेफिनेटली है, मतलब ये भी हट गया। अब तुम देखो तुम्हारे एक पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे तुम सीधा 50-50 में आ गए हो, क्योंकि ये तो हमने वैसे ही हट गया था ये हट गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है। अब तुम एक चीज़ बताओ, यू आर नाउ इन A एंड C। अब दूसरे पे आओ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यू नो दैट कि ये भी कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ में है, श्योर हो है, क्योंकि जो इंडियन रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट है अगर बेसिक लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो यूल नो कि ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है दे आर द पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, ये अपना गलत हो गया, ये वैसे गलत था 1-2। तो जो इनिशियल 2 स्टेटमेंट प्लस लॉजिक, उसके बेसिस पे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अगर तुम्हें ये ना भी पता होगी पीपल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वैसे पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं हो इससे थोड़ा ना फर्क पड़ता है, रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ है। तो इसमें 3 चीज़ें लगी, एक ये वाला गलत कर दो सीधा, ये अपना लॉजिक मानो या पैटर्न मानो या तुम एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव मानो, जो भी है ये इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ पावर, ये तुम्हें बेसिक लक्ष्मीकांत से दिए हुए हैं, तो ये दोनों अगर पता है तब भी क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। अब ये देखो अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पीछे था, ये है जैसे ये जो कैटालोनिया है ना, ये इन्होंने 22 में पूछा है और इस क्वेश्चन ने मेरा पूरा क्वेश्चन बना लिया था, क्योंकि इन्होंने कैटालोनिया कैसे पूछा था कि कैटालोनिया और सामने पता नहीं कुछ टर्की वर्की दिया हुआ था और ऊपर स्पेन दिया हुआ था।
तो तुम्हें माइंड जाना चाहिए कि ये यार स्पेन का पार्ट है, मतलब इन्होंने इनको एक्सचेंज किया होगा, स्वैप किया होगा, इधर इधर जो भी था एक्स वाई जेड, तो ये दोनों सीधे गलत हो गए। ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो आप इनको भी पढ़ो। मतलब जो भी पी वाई क्यू में ना, पी वाई क्यू इज़ लाइक जड़ी बूटी है। आपको सच में वो मतलब इतनी अच्छे से मिली है तो उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाओ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अराउंड द पी वाई क्यूज़, अगर डायरेक्टली नहीं है तो। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तो आपका नॉलेज है, इसमें ये देखना है कि टू स्टेटमेंट है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज के बेसिस पर अगर निकाल सको तो पैलेस्टीन, ये इतना पता है कि यहाँ पे नहीं है, मौजूद इसमें नहीं है। ये हट गया थ्री, तो थ्री थ्री हट गया। अब इस एक चीज़ क्या करना, अगर आपको एक चीज़ पता हो, जैसे ये है कि भाई मौसूल ये इसमें पैलेस्टीनियन में नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया। इसके बेसिस पे वन तुम्हारा पक्का सही है। अब नाउ यू नीड टू और फोर। टू और फोर में अगर किरकुक है और मज़ार ए शरीफ है अफ़गानिस्तान में, अगर ये थोड़ा सा अगर आप रिलेट करो तो उर्दू का वर्ड है, अफ़गानिस्तान में पॉसिबिलिटी है और अफ़गानिस्तान में ही है सही होने की, और है भी अफ़गानिस्तान में, तो इसके बेसिस पे तुम जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक सही कर दो, मान लो तुमने मौजूल को पैलेस्टीनियन में गलत कर दिया, तो ये दोनों हटाओ, इसके बेसिस पे वन सही है। मतलब एक वो होता है ना, मैथ्स में कुछ गिवन होता है, तो ये तुम्हारा नॉलेज अब ये गिवन है कि वन सही है, इसके बेसिस पे अब तुम निकालो। ये हो गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नई चीज़ आपको लर्न करवाएगा। अब इसमें देखो फोर स्टेटमेंट है, डरना नहीं है। पहले देखो फोर है अपना, फोर किसी में नहीं है, वन है, वन है, वन हटा दो, मतलब डी सीधा हट गया, तो डी के बारे में सोचना ही नहीं है। अब तुम एक चीज़ देखो, पहले तुम चारों स्टेटमेंट को पढ़ लो, तुम्हें कहीं वो लग रहा है कि कुछ स्वैप हो सकता है, क्योंकि इसमें दो एंटिटी की बात की हुई है, एक ए आर की, एक वी आर की। तो देर आर चांस की जो ए आर की डेफिनेशन है वो वी आर में हो सकती है, वी आर की डेफिनेशन ए आर में हो सकती है। यही तुम्हें चेक करना है कि जब दो एंटिटी हो ना, उनकी आपस में डेफिनेशन चेंज हो सकती है। अब जैसे देखना, इन वी आर इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग्स। अब एक चीज़ देखो, इस डेफिनेशन को देखो, फिर इसको देखो। इन ए आर ए सिमुलेटेड, सिमुलेटेड जनरली किस में होता है, वर्चुअल रियलिटी में होता है। और आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब कुछ एड ऑन होगा। तो जो पहला है वो डेफिनेटली गलत है, तो पहला तुम सीधा गलत कर दो, तो उसी के बेसिस पे तुम्हारा बी आ जाएगा। मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जैसे अगर ये दो एंटिटीज हैं, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को स्वैप किया हुआ हो सकता है, बस एक लॉजिक तो ये रखना है ध्यान। दूसरा लॉजिक ये ध्यान रखना है कि वन को हटा देना, वो इसकी पॉसिबिलिटी लीस्ट है, क्योंकि ये सही होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो। एक और स्टेटमेंट जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स में, ये कौन सा है, ए आर अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। ये एक तरीके से अगर तुम इसकी दूसरी लैंग्वेज करोगे तो ये क्या बोल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है मतलब वो इम्प्रूव भी कर रहा है। मतलब अगर आप इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन, जो भी है। अब इसमें तुम क्या करोगे, अगर आर्ग्यूमेंटेड का मतलब क्या होता है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है, कुछ चीज़ एड ऑन हुई है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन, मतलब जो अपन ने वर्ड एसोसिएशन पढ़े थे, कि तुम इससे रिलेट पढ़ कर पाओ कि कौन सी डेफिनेशन किसके क्लोज में, कौन सा स्टेटमेंट किसके सबसे ज़्यादा क्लोज में है, उसके बेसिस पे भी हो जाता। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको पहले ये हटाओ, फिर इसको देखो कि ए आर की डेफिनेशन ये नहीं है, ये इन्होंने स्वैप किया हुआ है, ये हट गया, पहला हट गया, ये हट गया, थ्री फोर आ गया, विदाउट एनी मच नॉलेज कि होगा नहीं होगा, जस्ट बेसिक है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होगी जब आप पी वाई क्यू को अच्छे से एनालिसिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे टू एंटिटीज़ है और इनको कैसे करना है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर सीधा हटा दो, अपना रूल पहला। अब दूसरा रूल क्या है, एक क्या होता है कि जो बहुत ऐसे होता है ना वर्ड, स्टेडली डिक्रीज। यार कोई चीज़ स्टेडली डिक्रीज नहीं होगी, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी ऐसे होगी, एकदम ऐसे नहीं होगी। मतलब ये स्टेडली है कि बहुत दूसरे दिन ही पता चले सारी जीडीपी गिर गई हो, ऐसे नहीं होगा। वो हमेशा एक एक पैटर्न में होगा, बढ़ेगी भी तो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे नहीं ऐसे बढ़ जाएगी। तो जो स्टेडली वाला वर्ड होता है ना, वो जनरली क्या ऑलमोस्ट गलत होगा, 100%। अब इन चार में क्या देखना आपको, जो सबसे लूज है। मान लो कि आपको एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, आपको नहीं पता हो, इसको डाउट में रखो। आपको नहीं पता है कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जॉर इज मोर देन दी ऑयल सीड्स,
इसको डाउट में रखो, डरो नहीं है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा कोई नहीं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सीसेट में अपना ईगो साइड में रखो, इसमें भी अपना ईगो साइड रखो। मतलब ईगो इज़ लाइक, तुम्हें ईगो क्यों रखना भाई, जब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा मतलब बनेगा। जो 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो सबसे वल्नरेबल है, ये लेके चलो माइंड में, डरना नहीं है इससे। 4 के अगर 8 स्टेटमेंट का तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। मतलब जो वल्नरेबिलिटी की जो लाइन है वो सिंगल स्टेटमेंट से लेके 7 तक जाएगी। इसको और देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो और इजी, मतलब और इजी होंगे। इस ये भी नहीं पता आपको मान लो स्टेटमेंट, लेकिन आपको पेशेंस रखना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो नदी पार करवाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ द कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर, यू डोंट नो, ठीक है। एरिया अंडर द शुगर कल्टिवेशन हैज़ स्टेडली डिक्रीज्ड। यार क्यों होगा, पहली चीज़ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि भाई एकदम से डिक्रीज वो मतलब एकदम से डिक्रीज हो जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से इंक्रीज हो जाए। मतलब ऐसे हो सकता है कि चलो इन्वायरमेंटली अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो उसकी कम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कल ही सारे बंदों ने मतलब उसको उगाना ही बंद कर दिया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इकॉनमी। अब ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है ये बहुत जगह काम आएगा। अब आपका ये तो अपने लॉजिक से हट गया, बेसिक से। अब 4 हटा दो, 4 हट गया, 4 हट गया, 1 एंड 3, मतलब जो 2 है वो गलत है, वो आपको देखना ही नहीं है। तो सोचो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो सकता है इफ़ यू आर लाइक काम, पेशेंस है आपको पूरा कि भाई एक मेरे को एक चीज़ पकड़नी है। और जो सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट ही आपको पूरी नैया ही पार करवा लेगा। तो मेक श्योर कि इन क्वेश्चन को आप पक्का सही करके आओ, मतलब इसमें कोई गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन है, सेम वी आर और ए आर है। वी आर और ए आर इसमें क्या करना है कि पहले ही हट गया अपना उस रूल के बेसिस पे। अब तुम देखो इसमें 3 एंटिटीज है, यू एन सी ए सी है, यू एन टी ओ सी है, यू एन ओ डी सी है और यू एन सी ए सी है, ये सेम है। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये तीनों में फर्स्ट 3 स्टेटमेंट में देखो यू एन सी ए सी, यू एन टी ओ सी और यू एन सी ए सी, इसमें देखो कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया होगा। गड़बड़ कहाँ पे किया देखना, यूएनसीएसी जो कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन हैज़ ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाई लैंड एंड। अब जनरली ये स्मगलिंग वाला आएगा ऑर्गेनिक उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिलेटेड इन्होंने ये दिया हुआ है। अब देखो ये जो यूएनटीओसी है उसका प्रोटोकॉल है, ये जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये बेसिकली इसका प्रोटोकॉल है यूएनटीओसी। ये आपको पहले अगर बेसिक अवेयरनेस होगी ना कि यार यहाँ पे अगर इन्होंने 3-4 लोगों को दिया है ना, 3-4 बॉडीज़ को दिया है, तो देर आर चांसेस कि इन्होंने स्वैप किया हो, कुछ ना कुछ तो इन्होंने घपला किया हुआ है। तभी आपको समझ में आएगा कि स्मगलिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जनरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आती है और वो यूएनसीएसी में नहीं आएगी, वो इसमें आएगी। तब आपका क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे सीधे ही। ये तो गलत हो गया अपना, 4 गलत हो गया, अब तुम 1 को गलत कर दे रहे हो। अब तुम्हारे पास बचा 2 एंड 4 सही है, 2 एंड 4 सही है। अब तुम्हारे पास बचा ये, ए हाईलाइट ऑफ द यू एन टी ओ सी इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एंड रिटर्न। ये जो प्रोटोकॉल है ये इसका है या इसका हो। अब तुम लास्ट में जो तुम्हारा कंक्लूजन आएगा वो बस एक स्टेटमेंट के बेस्ड पे है। अगर तुम्हें ये प्रोटोकॉल पर्टिकुलर पता हो तब तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो अल्टीमेटम है आप 50-50 पे तो विदाउट लॉजिक पे आ गए। दिस इज़ व्हाट आई वांट कि विदाउट एनी नॉलेज आप एटलीस्ट 50-50 पे आओ। उसके बियॉन्ड अगर थोड़ा बहुत जुगाड़ पता हो या रिस्क ले सकते हो, 15 में रिस्क लोगे तो एटलीस्ट आपका प्रोबेबिलिटी है कि अगर 7-8 भी निकला है तब भी 16 और कितने भी माइनस होंगे तो आपका लगभग 11-12 नंबर बनेगा। तो रिस्क है तो इसके वही बात है, तो ट्राई टू टेक मोर रिस्क। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में एक हटा दो, एक की प्रोबेबिलिटी बहुत लिस्ट है। उसके बाद से तुम देखो कहीं ना कहीं इन्होंने एक स्टेटमेंट निकालना जहाँ पे इन्होंने बहुत गड़बड़ किया हुआ, ठीक है। यूपीएससी क्या करती है कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ना उनमें वो लोग हमेशा ऐसा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और जनरली 100% पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत सारे दिए, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इस बार दिया था 2022 में कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करी है, 4 टाइप या 3 टाइप, आई डोंट नो एग्जैक्टली। फिर उन्होंने अटर्नी जनरल और उनका क्वेश्चन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ है, मतलब उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखो अब ये भी एक टाइप का पैटर्न है, ये हर साल पॉलिटी के क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप पॉलिटी का अच्छे से क्वेश्चन देखोगे ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत कम चीज़ें डिफाइन करता है, तो इसको आप सीधा ही उस पर ले सकते हो कि यार ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी, एंड गिव डिटेल्स।
अगर इतना कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स देता तो फिर इशू ही नहीं आता। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इनकैपेसिटी, और ये सबसे मतलब वो है इनकैपेसिटी, और ये डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो दो को तुम सीधा हटा सकते हो जस्ट लॉजिक के बेसिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली डिफाइन नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया आपका, ये भी हट गया। अब आप सीधा किस में आ गए हो, 3-4 आपका सही है। आपको देखना ही नहीं है कि 3-4 है क्या, मतलब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं है। अगर आप दोनों को इंटीग्रेट होकर करोगे ना कि स्टेटमेंट और ऑप्शंस। अब तुम आओ एक पे। एक पे क्या है, द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। यार स्पीकर तो हाउस में बाप होता है, ठीक है, और वो कुछ भी कर सकता है कुछ भी, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी जो लोकसभा में है वो स्पीकर ही है एक तरीके से, वही इंटरप्रेटर है फाइनल, तो वो ही सब कुछ इंटरप्रेट। अब जब इतनी स्ट्रांग पोजीशन है तो वो कोई तो एक कंडीशन होगी, क्या पता वो कर दे, और एक्चुअली करता है। उसके पास डिस्क्रिशन होती है कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये, और पॉलिटी में जनरली जो कैन नॉट वाली चीज़ें होती है ना वो गलत होती है, क्योंकि यार पॉसिबिलिटी है, अब स्पीकर की पॉसिबिलिटी है कि वो उसको डिक्लाइन, उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इस नॉर्मल लॉजिक के बेसिस पे तुम इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट रीडिंग दीज 2 ऑप्शंस। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जो भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना, एक चीज़ यूपीएससी क्या उसमें हमेशा फोल्ड करती है, वो जनरली ऐसा देते हैं कि उससे इमिशन नहीं होगा बिल्कुल। जैसे उन्होंने 2022 में एक प्लास्टिक का कोई टाइप दिया था, टेट्राक्लोराइड पता नहीं कुछ था, उसमें उन्होंने दिया था कि जब जलाते हैं तो जीएच जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है वो होता ही नहीं है। भाई अगर एक डस्ट पार्टिकल में निकल गया ना, और ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम जलाओ और मतलब ग्रीन हाउस गैस या फिर कोई गैस रिलीज ना हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत होगा। अब इसमें क्या करना, 4 स्टेटमेंट में, अच्छा इसके मेरे वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, अगर आगे मिले तो मैं डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन्होंने ये देखा है द मेन एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ SCNG इज़ द एलिमिनेशन। यार कोई चीज़ एलिमिनेट कैसे हो जाएगी, मतलब अपन BS4 से 6 भी गए हैं ना, तब भी कुछ हुआ नहीं है, बस सल्फ़र का कंटेंट कम हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पूरा टोटली एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि एलिमिनेट में एक चीज़ होती है कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट होगा, और कोई भी पोल्यूटेंट हो वो कम्प्लीटली इन्वायरमेंट से एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसमें एक मिनट देना, मेरा तो फोटो काटना पड़ी, चार्जर फोन हो गया बंद। अरे अरे दोनों वो तो एडिटिंग कर दी है। वो तो बीच में कट जाए, टेंशन मतलब हम समझ में आए। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में जनरली कोई भी गैस हो वो एलिमिनेट नहीं हो सकती, उसका एक कंटेंट जो एक मतलब अगर वो 60% है तो वो 40% हो सकती है, लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकती। तो इसको आप सीधा हटा सकते हो। दूसरा ये है कि अगर तुम हाइड्रोजन CNG में मिला रहे हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, कम नहीं होगी, कुछ ऐड कर रहे हो ना, मतलब फोकट का तो है नहीं कि हाइड्रोजन बिल्कुल मतलब पड़ा हो और आप लेके CNG में डाल के उसको सस्ता कर दोगे, तो ये हट सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी है वो अभी ऑप्शंस उसके नहीं मिल रहे, नहीं तो अपना क्वेश्चन निकल जाता उसी के बेसिस पे। तो जो क्रक्स निकल के आ रहा वो ये है कि आप जितने भी 4 टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं उनकी डेप्थ तक जाओ, लॉजिक लगाओ, बिकॉज इतना सब कुछ प्रिपेयर करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो तभी कर सकते हो, और इतना मैंडेटरी भी नहीं है क्योंकि प्री को अपने को क्लियर करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये चीज़ है कि अपन ने एक डिस्कस करी थी कि सम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे उन्होंने 22 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ रिफ्यूजीज़ केन्या का कोई वो था डबाब करके कोई रिफ्यूजी कैंप पे, वहाँ से सूडान आ गए। भाई साहब अगर एक भी आ गया ना बंदा तब भी इनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सम हमेशा सही होगा, मतलब 100% पॉसिबिलिटी है सम की सही होने की। अब इसमें देखो, इसमें ये रूल फेल मतलब ये 4 को नहीं हटा सकते हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का नेचर है ना,
एक तो वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 4 देखते ही हटा दिया है। अब इसमें पढ़ना, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, ऑब्वियसली मतलब एक भी मिल गया यार, अमेजन फॉरेस्ट और जो भी मोस्ट ऑफ दी जो भी अपना फ्लोरा और फोना है वो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए। कल को क्या पता कोई टर्टल मिल जाए और वो हर्बीवायर हो, और ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, सही हो जाएगा। इसमें भी कुछ इश्यू नहीं है, हर्बीवायर हो सकते हैं फिशेज। सम स्पीसीज ऑफ मैराइन मैमल आर हर्बीवायर, सम स्पीसीज मतलब एक भी हो गया तो इनका एक, मतलब इस क्वेश्चन में कैसे लॉजिक सोचना है कि अगर एक भी स्टेटमेंट, एक भी अगर फिश हर्बीवायर्स हो गई तब इनका क्वेश्चन मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। अब अपन जनरली क्या सोच रहे थे, मतलब जैसे अगर नॉर्मली करते तो अपन 1 2 3 सही कर देते, लेकिन डाउट रहता फोर्थ पे कि सम स्पीसीज ऑफ स्नैक्स। अब यार सांप कहीं ऐसा देखा नहीं है कि भाई कभी एकदम बच्चे दे रहा हो, मतलब जनरली अंडा देते हुए देखा हुआ। तो अब यहाँ पे इशू हो सकता है, लेकिन इन्होंने भी बहुत, ये लोग मेरे को लग रहा है कि वो लोग दे आर नॉट लिस्ट मतलब चेकिंग योर नॉलेज इवन इन प्री, क्योंकि अगर नॉलेज चेक करते ना तो वो लोग यहाँ पे 1 2 3 का ऑप्शन बनाते, लेकिन इन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं बनाया है। मतलब इफ़ यू आर मतलब पेशेंसली अगर 1 2 3 कर दोगे ना तो 4 में आने की जरूरत ही नहीं कर पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 लाइक एक ऑप्शन में ही है। सोचो अगर उनको नॉलेज चेक करना होता कि सम स्पीसीज ऑफ स्नैक्स आर विविपोरस, तो वो एक स्टेटमेंट देते ऐसे, मतलब मैं तो बनाता तो ऐसे ही देता कि भाई अगर मेरे को नॉलेज चेक करना हो तो उनको नॉलेज चेक करना ही नहीं है। उनको ये चेक करना है कि तुम पेशेंसली सोच पा रहे हो ना। इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया वो तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा था? नहीं कर रहा था भाई, तुम्हारा बेसिक चेक कर रहा था कि यार तुम अगर उस पर लेके जाओगे सम स्पीसीज, यार ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं कि भाई कोई स्पीसीज ऐसे कर रही हो। नहीं भाई, एक की पॉसिबिलिटी है, इस वर्ल्ड में इतना सारा है तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा, तो उस लॉजिक से जाओ आप। आगे क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये आई थिंक 2021 का है। इसमें क्या करना है कि हमेशा इस स्टेटमेंट में मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, बट एक चीज़ ट्राई करना कि पहले 4 को सीधा हटा दो, इसकी पॉसिबिलिटी लीस्ट है। अब तुम एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो सबसे वल्नरेबल होगा। अब तीनों को पढ़ो, जो तुम्हें वल्नरेबल लग जाए चारों को, उसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब उसके बेसिस पे क्या, ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, कन्वेंशनल फार्मिंग इज़ ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड। यार अगर इतनी ईजिली पॉसिबल होती ना तो फिर राजस्थान में हो जाती, जो डेजर्ट एरिया है। भाई इरिगेशन चाहिए, तुम्हें टेम्परेचर का भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल नहीं है। ईजिली मतलब ऐसे है कि तुम मतलब कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें, लेकिन यहाँ पे सारा इनपुट चाहिए, ऐसे नहीं होगी ईजिली। प्लस उन्होंने क्या दिया, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज़ नॉट सो ईजिली पॉसिबल इन। पर्माकल्चर फार्मिंग माइट भी ईजिली नहीं होगी, लेकिन ये भी ईजिली नहीं होगी। ये जो पहला स्टेटमेंट है ना इसका, ये 200% रॉन्ग है, क्योंकि यार तुम इतना ईजिली अगर कर देते तो जो इतना भी आप सोचो, जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम है, सोइल की कंडीशन ख़राब है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा यील्ड कम आएगा। तो मतलब बहुत सारे इश्यूज़ है, ऐसे नहीं है कि ईजिली पॉसिबल है। तो तुम अगर 3 को हटाते, तुम सोचो इस स्टेटमेंट को अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया, थर्ड हटा देते, 4th हट गया। अब तुम देखो, तुम्हारा बस इतना बेसिक, इसमें कोई तुम्हारा नॉलेज नहीं मांग रहा है कि भाई पर्माकल्चर क्या है या फिर ये क्या है। तुम अगर इतना सोच सकते हो ना कि जो कन्वेंशन फार्मिंग मतलब जो जनरली अपन करते हैं, अब ग्रीन रेवोल्यूशन है, उधर पंजाब में आया तो क्यों आया, पंजाब में फर्टिलिटी है, सोइल फर्टिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर थे, ऊपर से ये था कि पंजाब के जो किसान थे वो अमीर थे, ऊपर से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, उनको सीड्स प्रोवाइड किए गए, इरिगेशन फैसिलिटी थी, ग्राउंड वाटर इतना है। तो ईजीली वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो सबसे वल्नरेबल है, इसको हटाओ। 3 हट गया तो मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, देखो आपका अपने आप आंसर आ गया। मतलब आपको 4th तो पहली बात पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में भी पढ़ते तो 4th तक नहीं जाते। तो एक ये टाइम बच गया 5 सेकंड अराउंड पढ़ने का, प्लस क्या टाइम बच गया कि आपको श्योरली यू नो कि भाई ये मेरा पक्का सही है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस टाइप से करो आप, ट्राई करना कि जो और PYQ जो 16 14 15 के उनके करने की, और ट्राई टू सॉल्व इन दिस वे। अब ये देखो, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने से ये पता चल रहा है कि ओनली एक स्टेटमेंट है जो गलत है। जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना वो इन दोनों को मिला के होनी चाहिए। आप पता चले कि आप मान लो कि इतने से ऊपर का ही पढ़ रहे हो, आपने ऑप्शन देखे ही नहीं हो, बाद में आप ऑप्शन देख रहे हो, 5 6 सेकंड क्यों ख़राब कर रहे हो, मतलब हर सेकंड की वैल्यू है।
अब ये बेसिक क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब बहुत सबको ही पता है, तो इस पर मैं वो नहीं जाऊँगा। बस ये बता रहा था कि आप ये देखो कि यहाँ पे 3 मांग रहा है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इस क्वेश्चन से क्या लर्न करना है? पहली चीज़ तो ये जो पॉलीथिल टेट्राफाइलेट है, जो भी है, मेरे को नाम एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये 2021 के बिस्फिनॉल वाले ऑप्शन में था। अब यहाँ पे ये रिलीवेंस है ऑप्शन की। अगर आपको नॉर्मल भी पता है कि एक प्लास्टिक का टाइप है, कुछ भी नॉर्मल भी अगर नहीं भी पता है तब भी ओके है, मतलब हम लोग एक उस टाइप में काम करेंगे ना कि यार अपना क्वेश्चन निकले, बात ख़त्म। नॉलेज, और ये भी एक नॉलेज है, मतलब अब साइकोलॉजी की रिसर्च भी बोल रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस एकेडमिक नॉलेज इज़ क्रूशियल। दैट्स व्हाट गोलेमन हैज़ ऑल्सो टोल्ड दैट, कि प्रैक्टिकल नॉलेज में आप इसमें प्रैक्टिकल लगाना है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही है, नॉट एकेडमिकली। एकेडमिकली तुम इतना प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, इसको तुम बैठ के सच में प्रिपेयर करना, इतना प्रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अब एक चीज़ देखो, पहले ऑप्शन देखो, मतलब 2 स्टेटमेंट गलत है, 2 सही है, ठीक है, कोई वो 4 और 1 वाला रूल लग नहीं रहा। अब एक देखो चीज़, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाई इंसिनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यार तुम आग भी जला रहे हो और एक भी गैस ना निकले, मतलब ये तो 200% गलत है। ये हो गया, ये हो गया। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। अब तुम उसके बेसिस पे तुम्हारा क्या हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब तुम्हारा उसके बेसिस पे 3 पक्का सही है, 3 को देखो ही मत, 3 को नहीं पढ़ना है कि 3 क्या है, 3 नहीं है, अपने को पढ़ना 1 और 2। अब 1 और 2 में निकालो, 1 और 2 में क्या हो सकता है? इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर टू री इन्फोर्स प्रॉपर्टी। हो सकता है कि यार इसको अभी रिसेंट में मोदी जी ने एक कोटी पहनी थी, तो उसमें उन्होंने आई थिंक प्लास्टिक का यूज़ किया था, प्लास्टिक यूज़ करके बनाई थी। तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो प्लास्टिक का यूज़ करके किसी की प्रॉपर्टी को रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कॉन्क्रीट नहीं है, बहुत लीनियंट है। और ये स्टेटमेंट पूरा कॉन्क्रीट है कि यार ग्रीन हाउस गैस होगी ही नहीं इमिशन। इसमें देखो, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहल बेवरेजेस। अब एक चीज़ देखो, कोविड के टाइम में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना था उसके लिए आई थिंक आर्गन के ऐसे कुछ टैंकर चाहिए थे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता साइंस वाले लोगों को होगा, लेकिन ये है कि एक उस टाइप की चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का टैंकर चाहिए था उनको, तभी तो इशू आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन में। तो तुम सोचो कि कोई एक का तो बेवरेज, एनी बेवरेज, मतलब देर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर एक बेवरेज ऐसी हुई जो इसके कंटेनर में अगर सेट नहीं हुई तब इनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसकी भी, और ऊपर से ये बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट गलत है। अगर तुम्हें फाइनल स्टेटमेंट लेना हो कि इन दोनों में से चूज़ करना है, क्योंकि अपना 3 तो सही है, इन दोनों में से चूज़ करना है, तो दिस इज़ मोर रैशनल, मोर प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होगा रादर देन कि सेकंड की वजह से। तो ये भी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन निकल सकता है जस्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज के उस पर रिस्क मान लो या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मान लो। और ये PYQ का है 2021 का, तो प्लीज़ मेक श्योर कि PYQs के जो ऑप्शंस पे उनको भी गूगल करो। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें ये देखना कि एक तो मैं सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि हर स्टेटमेंट में एक फैक्ट होता है और किसी में 2 फैक्ट होते हैं। अब इसमें देखना अब 4 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, मतलब अपना वो रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहले फैक्चुअल स्टेटमेंट निकालो। उन्होंने WHO की एयर क्वालिटी, अब देखना ये कैसे, ये आया कहाँ से, 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, आई थिंक 10 मार्कर का। तो जो 1-2 साल के पहले के मेंस के क्वेश्चन है ना, मेक श्योर कि उनको भी देख लो कि वहाँ पे क्या क्या वो लोग पूछ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। और पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं ये लोग, या प्री का क्वेश्चन मेंस में पूछेंगे, मेंस का प्री में घुमा के, तो करते हैं ये लोग। अब 4th स्टेटमेंट देखो, 4th इज़ वेरी लीनियंट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि यार थोड़ा बहुत अगर एक्सेसिव ओजोन होगी तो ऑब्वियसली जो अस्थमा है जिनको, वो थोड़ा बहुत ट्रिगर होगा। तो अब तुम देखो 4th कहाँ पे, मतलब तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक चला गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे PM 2.5 की बात कर रहा है, यहाँ पे 10 की बात कर रहा है। अब एक चीज़ क्या नोटिस करी आपने, 3rd स्टेटमेंट देखना है, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये बहुत मतलब एक जेनरिक स्टेटमेंट है, सबको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है। अपन ने क्या डिस्कस करा था कि PM10 की जगह PM 2.5 हो सकता है, क्योंकि इनको क्या पता क्वेश्चन 2.5 ही देना हो। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ देखना, जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है ना, वो PM 2.5 का ही बनाना था इनको,
इन्होंने जस्ट PM10 का ऐड कर दिया ताकि वो करने के लिए, एक मिसअंडरस्टूड करने के लिए कि ताकि वो एक जुमले वाली बात है कि PM10.5। और PM10 का भी अगर आपने देखा हो तो वो थोड़ा कोर्स होता है, वो जो लंग बैरियर है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने की उसकी पॉसिबिलिटी होती नहीं है, वो जनरली 2.5 करता है। और ये अपने लॉजिक पे भी ये एक सिंगल फैक्ट है, सिंगल फैक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गलत होने की अपने लॉजिक के हिसाब से। इसको गलत करो, इसको सही करो। अब देखो 3 गलत करो और 4 सही करो, 4 सही करो, बी आ गया आंसर। आपको देखना ही नहीं है, आपको दो, अब यू डोंट नो कि यार 2 क्या है और 1 क्या है, आपने 1-2 को पढ़ा ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं एक बारी और समझा देता हूँ कि पहले तो ये देखना है कि ये 4th बहुत ईजी है, मतलब 4th पक्का होगा, तो ये हट गया। अब दूसरा है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट है और इसमें सिंगल एंटिटी है। आप पूरा PY की रिसर्च कर देना, जहाँ पे सिंगल एंटिटी है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 90% है कि वो गलत होगा, क्योंकि सिंगल को चेंज कर सकते हैं। PM2.5 की जगह ही PM10 लिखा है। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे क्या है, 2 फैक्ट है एक फैक्ट के अंदर ही। यहाँ पे देखो 24 जो R का मीन है, मतलब 2.5 का, वो इतना है और एनुअली इतना है, तो ये डबल स्टेटमेंट है, मतलब एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट है। तो ये अपन ने डिस्कस करा था कि 2 की प्रोबेबिलिटी कम है 1 से गलत होने की। 2 में उनको, मतलब ये जनरली ये कर रहे हैं, जैसे उन्होंने टी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा था 2022 में, उन्होंने उनको पूछा क्वेश्चन में, ये आगे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या अप्रोच लग सकती थी विदाउट एनी नॉलेज, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। ये वाला, ये थोड़ा आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है WHO एयर क्वालिटी और जो टी बोर्ड वाला है, उसको एक बारी दोनों को मैच करके देखना ताकि आपको बेटर अच्छे से समझ आएगा। इसमें यही है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अगर आपको श्योर पता होगी ओपन सोर्स कौन सा है नहीं कौन सा है, अगर फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो गो फॉर डी, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 तो आपने लॉजिक से सीधा हट गया कि भाई सिंगल एक सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब एग्जामिनर बना रहा है तो वो 4 के 4 सही करने की लीस्ट प्रोबेबिलिटी और 1 सही करने की लीस्ट प्रोबेबिलिटी। अब तुम देखो, अपन ने एक क्वेश्चन किया था ऊपर ही 2019 का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इनकेपेबल, जो सुप्रीम कोर्ट की रिमूवल की एक क्लॉज है, अभी मेरे को यहाँ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा कुछ करके, वो वेल डिफाइंड है और डिटेल्ड है। ये देखो सेम चीज़ यहीं पूछी है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कोर्ट एंड कंटेम्प्ट कोर्ट। भाई नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं करता है। तुम्हें ये जुमला है, ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं करता है, जनरली डिफाइन नहीं करता कोई चीज़ को, डिटेल नहीं करता। उन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा था 19 में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है। अगर इतना डिफाइंड होता तो फिर उनको इंटरप्रेट करने में जुडिशरी कितना टाइम लग गया, तब अभी भी इंटरप्रिटेशन उसकी हो रही है। तो ये है ना कि वो डिफाइंड नहीं है तभी तो इशू है, डिफाइंड होता तो कोई इशू ही नहीं होता। तो तुम 3 सीधा हटा सकते हो, ये भी हट गया। अब तुम देखो, अब तुम 3 को हट गए तो तुम्हारा 1 2 सही है, तो 1 2 में तुम जाओ ही मत, मतलब 1 2 तुम्हारा अपने आप सही है। सोच रहे हो, तुम्हारा एक बेसिक जो ये लॉजिक है, मतलब PYQ का लॉजिक है, ये बेसिकली PYQ का है, उसके बेसिस पे तुमने ये डिसाइड किया है कि ये जो 1 एंड 2 है वो सही है। भले ही तुम्हें ये कमेटी ना पता हो, HN सन्याल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी ना पता हो, सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिक स्टेटमेंट है 1 2 9 और 215 आर्टिकल में। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, आपको ये पता है कि ये गलत है पक्का 3। अब तुम देखो, अब तुम 4 पे आ गए हो। 4 क्या है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यार ये बहुत ईजी है, और पार्लियामेंट को नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे। और एक चीज़ देखो, एक हमने ऊपर डिस्कस करा था कि एक कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और कुछ होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो बना है वो पार्लियामेंट ने ही बनाया होगा ना, तभी तो पार्लियामेंट के पास पावर है, तभी तो बनाया है। ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, गेटिंग दैट। तो ये भी एक अप्रोच है, इसको भी आप सच में आप 16 15 14 13 उससे भी नीचे 12 11 10 जितने भी हो, इस टाइप के बेसिस पे आप सॉल्व करना, ये सीधा हट जाएगा। ये भी अपना लॉजिक से हट जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता, ये हट गए, पहला दूसरा सही है। 4th को आप एक बार और चेक कर लो क्या है 4th। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और इतना तुम तैयार भी नहीं कर सकते कि ये HN सन्याल कमेटी बनी थी नहीं बनी थी, कमेटी का पता ही ना हो,
कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करो कि जो 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी सही करने की आपकी बहुत ज़्यादा है, 90% तक रहती है, क्योंकि वो लोग एक उनका पैटर्न फिक्स आता है बस उसमें। अब जैसे वो वही क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को देखो, 2019 का पेपर और ये 2022 का पेपर, इसमें क्या चेंज है? कुछ नहीं चेंज है। उन्होंने एक क्वेश्चन अपने को एक टर्म ऐसी बनानी थी, उस टाइम वो बना दी कि इनकैपेसिटी और वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिफाइन कर दिया, उसको हटा दिया, आपके पास 2 ऑप्शन मिल गए थे। सेम पैटर्न है, पैटर्न इज़ नॉट डिफरेंट, इट्स जस्ट दैट कि कंटेंट डिफरेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट हो रहा है, पेपर ही डिफरेंट हो रहा है। अब तुम इस क्वेश्चन को देखो, 4 स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स क्या है। एक हट गया, ये डी अपना हट गया, अब यू आर लेफ्ट विथ 3, मतलब पॉसिबिलिटी है कि 3 सही हो सकते हैं और 2 सही हो सकते हैं सॉरी। अब ये देखो, अगर मोनेजाइट का आपको पता है, नहीं भी पता हो तो पहला दूसरा बहुत बेसिक है कि हाँ रेयर अर्थ का सोर्स है और यूरेनियम उसका भी पार्ट है, तो 1 2 इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 2 आपका ये हो गया। उसके बेसिस पे क्या हट गया? सी हट गया। अब है 1 2 3 और 1 2 4, मतलब आपको 3 4 में देखना है। तो एक चीज़ देखो, अब 3 4 में आप कन्फ्यूजन कहाँ पे करोगे? मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट, एंटायर मतलब पूरा यहाँ से यहाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये यहीं है जनरली। यार पूरा एंटायर मतलब ठेठ वहाँ तक नहीं है ना, इतना बड़ा मोनाजाइट नहीं है, तो ये सीधा गलत हो गया। 3 हट गया, 3 हट गया, 3 हट गया, अगर आप 3 को सीधा ही हटाओगे तब भी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि पेशेंस रखना है। एक आध तो हर क्वेश्चन में, यूपीएससी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर क्वेश्चन में एक आध तो लो हैंगिंग फ्रूट्स होगा, उसको पकड़ना है। अब देखो, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। अब यार ये स्ट्रेटेजिक मिनरल है और रेयर अर्थ मिनरल भी है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, स्टेट को ये पावर नहीं दी गई होती और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं दी गई हो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से। तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आप वो 3rd तक आ जाओगे तो 3rd के बेसिस पे भी आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग मिल रही है कि यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, कामनेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड क्या है उसका। क्या अपन ने एक लेवांट करके एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें देखना उन्होंने बोला था कि जो मेडिटेरियन है वो एंटायर जो कोस्ट है मेडिटेरियन की वो है, एक वर्ड है एंटायर, एंटायर कोस्टल मतलब ये अगर मेडिटेरियन है तो ये पूरा लेवांट रीजन है ये। यार इसकी पॉसिबिलिटी बहुत मतलब वो ज़्यादा है, इतना नहीं हो सकता लेवांट। और एक ऑप्शन था कि ईस्टर्न है, सॉरी ईस्टर्न, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हाँ इतना पोर्शन इज कैन बी लेवेंट, बट इतना लेवेंट नहीं हो सकता। तो इसको आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना मतलब अच्छे से, तो आपको वो समझ आएगा। हाँ ये क्वेश्चन है टी बोर्ड, इस क्वेश्चन को और WHO की एयर क्वालिटी वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से जाके देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मतलब कुछ कैसे नहीं है, अब देखो, द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई इन मॉस्को, ये एक तरीके से सेम है कि जो PM 2.5 का 24 आवर्स का और एनुअल का, मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट है इनको क्या बोलेंगे कि एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट है। क्या फैक्ट है? दुबई मॉस्को 24 घंटे और एनुअल। अब ये आप समझना, मतलब जो भी PY के उसके बेसिस पे, तो हमारा ये सही है क्योंकि हमने क्या देखा कि जो डबल फैक्ट के क्वेश्चन है वो ऑलवेज सही है यूपीएससी के पैटर्न में। तो मैं बाकी किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वो लोग सही दे रहे हैं क्योंकि उनको इतने लेजी है कि वो इसको भी गलत नहीं कर रहे हैं। बेंगलुरु, ये देखो आप, बेंगलुरु इज सिंगल, द टी बोर्ड हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, ये बेंगलुरु इज लाइक PM 10 है, इनको बस PM 2.5 करना था, मतलब वहाँ पे 2.5 की जगह 10 कर दिया, यहाँ पे कोलकाता की जगह बेंगलुरु कर दिया। तो इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को समझना, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं डिफरेंट है, इट जस्ट दैट कि यू नीड ए अप्रोच। अप्रोच क्या है? ये अपना सही है अपने लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अपने को 2 निकालने हैं, ये अपना गलत हो गया फैक्चुअल के बेसिस पे। अब देखो 4 सही है और 3 गलत है, 3 गलत है, मतलब वी आर लेफ्ट विथ 2 4 एंड 1 4। अब देखो मतलब 4 पक्का सही है एंड 2 और 1 में, अब 2 और 1 में टी बोर्ड इज ए स्टैचुरी बॉडी। अगर आपको स्टैचुरी बॉडी नहीं भी पता है तो टी बोर्ड है, मतलब इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। अब बोर्ड जनरली एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया और यूपीएससी अभी तक के उसमें जनरली मिनिस्ट्रीज गलत दे रही है, 10 में से 9 मिनिस्ट्री गलत है। तो मिनिस्ट्री वाला अगर आपको बेसिक भी पता हो कि मिनिस्ट्री जनरली गलत दे रही है, और मिनिस्ट्री भी एक तरीके से फैक्चुअल है। फैक्चुअल मतलब क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है बट इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे दिया, गेटिंग दैट।
तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये सिंगल फैक्ट है एक स्टेटमेंट में, ये डबल फैक्ट है और ये सिंगल फैक्ट है। तो डबल फैक्ट जनरली देखा गया है कि सही हो रहा है, क्योंकि डबल फैक्ट को बदलना थोड़ा वो है कि दुबई की जगह फिर उनको और कुछ करना पड़ेगा और मॉस्को जगह कुछ करना पड़ेगा। इसमें बेंगलुरु कोलकाता की जगह बस बेंगलुरु कर दिया, काम खत्म। इसमें भी एक सिंगल मिनिस्ट्री को हटा दिया, काम खत्म। तो उसके बेसिस पे आपका 2 भी हट जाएगा, आपका 3 भी हट जाएगा, 1 4 बच गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को भी नहीं था कि टी बोर्ड का कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इस बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन निकल गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन था। अगर आपको नॉलेज है तभी हो पाएगा, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है 100 में से 1 2 जो आपको छोड़ने होते हैं। अब इसका कुछ भी आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि कहाँ पे है क्या नहीं है, वो सोर्स है नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आई थिंक आप स्किप करो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 4 का भी रूल नहीं लगा सकता, नहीं तो एक हटाते अपन। और बाकी ये बहुत मतलब उसमें है कि अपनी जो जनरल जो कैटेगरी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे नहीं हो रहे। अब ये देखो अगर इसमें क्या बोल रहा है, 4 और 1 का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मतलब आपने अभी तक एक चीज़ देखी कि 4 कहीं पे भी जहाँ पे भी है गलत है, 1 जहाँ पे भी है वहाँ पे गलत है, मतलब अपना ये रूल हो रहा है प्रूव, मतलब सही। अब तुम एक चीज़ देखो, ये जो अवादान है ना, ये तुमने जनरली सुना है कि ये बुद्धिस्ट टैक्स है। अगर तुम्हें इतना पता हो ना, उसके बेसिस पे ये तीनों हट जाएंगे, 2 4। मतलब इन सब में ये लोग ऑप्शन ही ऐसे बना रहे हो कि इफ़ यू आर श्योर अबाउट वन ऑप्शन यू कैन इवन मेक योर क्वेश्चन। मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये तृष्णा क्या है, परिसष्टना क्या है, नति पटकना क्या है, मेरे को अनाउंस ही नहीं करना है, प्रोनाउंस ही नहीं करने आ रहे हैं वर्ड्स, तो जो भी है। बट ये है कि तुम्हें अगर अवादान सकता, अवादान जातक का, देखो ये एक्चुअली अवादान जातक का है, जातक का भी है इसका नाम। ये अगर तुम्हें पता हो कि ये बुद्धिस्ट टैक्स है, उसके बेसिस पे तुम्हारा 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा 2। तो अगर चलो कल की जगह, कल को इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन आए तो उसको डरना नहीं है, उसको सोचो, वर्ड्स को तोड़ो। अगर तुम्हें कुछ भी जुगाड़ लग रहा हो कि अवादान के बुद्धिस्ट टैक्स थे नहीं थे क्या था, मतलब इस वर्ड को तोड़ के अगर तुम्हें 3 पे भी हो ना, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा ये मतलब है कि एक क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बन रहा है, मतलब दे वॉन्ट यू टू नो अबाउट अवादान, ये शास्त्र का, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। अगर उनको क्वेश्चन टफ बनाना है तो वो और टफ बना सकते थे, लेकिन बनाना नहीं था। ये अपन ने किया था रिजर्व्ड और लोकल सब्जेक्ट वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मेरा बहुत मतलब लीनियंटली बन गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये उन्होंने लीचन्स का पूछा हुआ है 2000 आई थिंक 14 या 15 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट पूछा था। तो लीचन्स क्या है, मतलब वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तुम्हें पता होगा, बेसिक है। तो इन्होंने इस बार क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी ताकि बंदे को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, 3 की 3 नहीं हटा सकते क्योंकि 4 की नहीं है, लेकिन ये हटा सकते हैं कि 2 की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब तुम एक देखो, लीचन्स तुम्हें पता है कि श्योर है, तुम ये भी हटा सकते हो, तुम ये भी हटा सकते हो, काम ही खत्म। मतलब अगर तुम्हें ये पता होना ये पी वाई क्यू का है, देखो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का बेटर ऑप्शन क्या है, तुम्हें ये पता है ये पी वाई क्यू है। अब तुम्हें पी वाई क्यू कैसे हेल्प करेगा, देखना, पी वाई क्यू प्लस अपना जो लॉजिकल टेक्निक्स है। पी वाई क्यू के बेसिस पे तुम लीचन में श्योर हो, ठीक है, फन और मोस और मशरूम नहीं पता आपको, लेकिन इसमें श्योर हो, मतलब ये हट गया और ये हट गया। अब यू आर विथ बी एंड सी, अपनी टेक्निक्स इस बेसिस पे पी वाई क्यू का अपनी टेक्निक लॉजिक क्या बोलता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, भाई साहब सी आ गया आपका। और इसमें यह है कि आपको भले मशरूम ना पता हो, आपको भले मॉस ना पता हो, आपको फन ना पता हो, सोचो मतलब जस्ट एक पी वाई क्यू का एक ऑप्शन आपको पूरा क्वेश्चन दे सकता है। तो पी वाई क्यू को बिल्कुल चढ़ जाओ अच्छे से। बस ये हो गया अपना 4 स्टेटमेंट का ऑलमोस्ट। एंड आगे हम लोग देखते हैं 5 स्टेटमेंट का। फाइव स्टेटमेंट क्या है, अभी तक इन्होंने जितने भी 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे हैं, हाय एवरीवन, हम लोग 4 का डिस्कस कर चुके हैं, 1 स्टेटमेंट का डिस्कशन कर चुके हैं, बट अब हम लोग करेंगे 5 स्टेटमेंट का। तो 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही चीज़ें हैं सारी कि पहले फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो नहीं निकालो। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ये होता है जनरली, इसको ईजी, बहुत ईजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद वही सारी जो बेसिक ट्रिक अप्लाई करी थी कि एलिमिनेशन करो, एक आध ऑप्शन पता हो तो उसको निकालो, उसके बेसिस पे ऑप्शन को मैच करो, उन सबको करो। अब इनको हम लोग एक्चुअली पेपर में करेंगे। ये है, ये क्वेश्चन है 2022 का, नहीं 20 का है, सॉरी
अब ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को इतना पता था, इन्होंने पूछा था कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल। तुम एक चीज़ बोल देखो कि जो 5 का स्टेटमेंट है ना, अभी तक यूपीएससी ने जो दिया ना, उसमें 90% 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लोग सही। ये तुम जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सबको सॉल्व करके देख सकते हो। एक क्वेश्चन है 2022 में ट्रकिक स्टेट वाला, उसमें उन्होंने ये रूल फेल कर रहा है। मतलब ये है ना कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 में वो लोग जनरली, अगर वो साइंस एंड टेक का और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का नहीं है तो जनरली 3 सही हो रहे हैं। ठीक है, तो तुम इसको लास्ट में देखना, मतलब जितना अच्छा हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि 3 सही हो रहे हैं या 2 सही हो रहे हैं। जनरली इसमें 3 सही हो रहे हैं। अगर तुम थोड़ा बहुत प्रो हो टेक्निक्स एंड ऑल में तो तुम सीधा इसको हटा सकते हो। अब तुम 3 में देखो कि 2 3 तो पक्का सही है। अब 2 3 को एक बार देख लो, कोल्ड मिक्स और जियो टेक्सटाइल, कोई इशू नहीं है। अब जब कोल्ड मिक्स आएगा ना तो हॉट मिक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर तुम उस बेसिस पे भी करो कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री वाले बेसिस पे, तो ये आ गया, मतलब 4 पक्का नहीं आएगा। तो 4 अपना, ये तो वैसे ही हटा हुआ, ये हट जाएगा, ये आ गया। अब भले ही तुम्हें पोर्टलैंड पता नहीं हो, गोल्ड मिक्स पता नहीं हो, कोल्ड मिक्स ये भी पता नहीं हो, कॉपर स्लैग भी पता नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि यूपीएससी का जो पिछले सालों का पैटर्न है वो क्या बोल रहा है कि 5 स्टेटमेंट में जनरली वो 3 सही कर रहे हैं। अब 2 को वो लोग ऐड किस बेसिस पे कर रहे हैं दैट आई डोंट नो ना। 5 में 5 सही होना भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है, 5 में 1 सही होना भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है। 5 में सही क्या हो सकता है, 2 3 और 4। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो पैटर्न आया वो जनरली 3 पे जा रहा है अभी तक, तो उनके 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। और 3, अगर तुम 3 वाला भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाओ तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका जुगाड़ लगाओ कि 2 और 4 साथ में नहीं आएंगे, तो 2 और 4 साथ में नहीं आएंगे, समझ रहे हो, 2 4 नहीं आएंगे साथ में। अब देखो हॉट है, हॉट मतलब कुछ गर्म होगा, गर्म मतलब थोड़ा और ज़्यादा हॉट होगा तो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना थोड़ा लीस्ट पॉसिबिलिटी है। तुम हॉट को हटा सकते हो इस बेसिस पे, हॉट हट गया। एक और चीज़ कि पोर्टलैंड सीमेंट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है, 5 को तुम हटा सकते हो। तो इसमें बहुत सारे वो है टेक्निक्स, उसके बेसिस पे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और भी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या करनी। इसमें देखो, इसमें ये चलो 6 का है, बट फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बोला पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है एग्रीकल्चर में। एक जस्ट देखना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे लूज स्टेटमेंट निकालना है। ये 4 का है, लूज क्या है, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। पब्लिक मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहाँ से कुछ मतलब एक असेट क्रिएट हो रही है। इसमें क्या असेट क्रिएट हो रही है, 5 को हटाओ। देखो एक, बस एक उसके इस पॉइंट के बेसिस पे तुम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि द मोर लेंथियर द क्वेश्चन द मोर ईजियर द क्वेश्चन। तो इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और अच्छे से इनको देख के सॉल्व करके आना है। ये देखो, बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, विदाउट सोचे 3 वाला पहले निकालो। 5 की लिस्ट पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं दे रहे हैं ये लोग, 3 निकालो। 3 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब 3 4 या 1 2, 1 2 या 3 4, इनको थोड़ा बहुत देख लो। और 1 2 3 4 में तो आपको इतना तो है कि पता चल जाएगा कि कौन सा है इसके पास, कौन सा नहीं है। ठीक है, कितना ईजी हो सकता है कि आप सीधा 50-50 में आ सकते हो भाई। मतलब ये और ये हटा दो, सीधा 50-50 में। उसके बाद तुम्हारे पास है कि तुम 1 2 को मैच करके देख लो। ये क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये देखो 5 का है। अब इसमें देखो ये 4 है, ये 4 है। अब तुम 3 में आ जाओ सीधा। 3 में कॉमन क्या है, कॉमन एक ही है, 4। इसमें भी सेम है, मतलब 4 अपना पक्का सही है। अब 1 और 3 है, और 2 और 5 है। इसमें तो मैच करके देख लो कि कौन सा है कौन सा नहीं है, दोनों साथ में आएंगे। तो इतना काम इजी हो रहा है। 5 वाला स्टेटमेंट सबसे इजी है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था आई थिंक उस टाइम का, कि ये जो भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो गया, इंश्योरेंस में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, ये इनको रिव्यू कौन करता है। अब एक बात बताओ, आपने कभी नीति आयोग को किसी को रिव्यू करते हुए देखा? जनरली नहीं। मतलब नीति आयोग थिंक टैंक है, वो कोई मतलब ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, या कोई मतलब कमेटी नहीं है पार्लियामेंट की जो रिव्यू करे। ठीक है, तो तुम नीति आयोग को सीधा हटा सकते हो। प्लस अपने क्या कहा कि 2 और मतलब 3 स्टेटमेंट जनरली, ये जनरली क्या इनका पता नहीं क्या इनका माइंड सेट है, 5 में से वो 5 के 5 ही 3 दे देंगे, या 5 में से 4 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिसमें 3 सही होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब उनका जो भी पैटर्न बनाने का आई डोंट नो, एआई काम करता है, कुछ भी काम करता है, लेकिन ये उसी पे काम कर रहा है। अब तुम 5 है, 5 हटा दो, बस ये तो अपने रूल से हट गया, आ गया सीधा आंसर भी। सोचो, तुम्हें कहीं दिमाग नहीं लगाना। अगर तुम इतना कन्विक्शन के साथ इतना सोच सकते हो कि 5 का स्टेटमेंट है, ये हट गया, ये हट गया,
इन दोनों में देखो ये 3 4 कॉमन है, मतलब 1 और 5 में चूज़ करना है, नीति आयोग नहीं है। बस सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब तुम ऐसे सोचने लग जाओगे यार कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन रेगुलेट करता होगा, फिर तो बात गई, फिर नहीं निकलेगा। अब ये देखो, ये तुम्हें नहीं पता हो, मतलब ये मेरे को भी नहीं पता जब मैं दे रहा था। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, तुम एक जस्ट एक मतलब बहुत लीनियंटली सोचना है, बहुत प्यार से सोचना है कि जो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है उसको मेरे को हटाना है। कॉन्क्रीट मतलब फैक्चुअल, और जो लीनियंट है उसको मेरे को रखना है। अब देखो, पहले तो ये देखना 5 स्टेटमेंट है, तो 5 में 3 निकालो, ये हट गया, ये हट गया, 3 निकालो। 3 में कॉमन क्या है, 3 4 कॉमन है, मतलब 3 4 को देखना ही नहीं है। ये सच में आप पूरे PYQs एनालिसिस करने ना, मैं इतना इलाबोरेटली नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत पहले भी मैंने पेपर सारे डिस्कस किए हुए, तो एक बार आप उनको गो थ्रू कर लेना। बट इसमें देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि टेमरिड ट्रीट एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। साउथ एशिया की जगह देर आर चांसेस कि कुछ भी हो सकता हो, लाइक ईस्ट एशिया हो सकता हो या कोई यूरोप हो सकता हो। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये गलत है, क्योंकि इसकी जगह चेंज किया हो। अब देखना 3 4 कॉमन है, 1 और 5 में से निकालना है। 1 क्या है, मोरिंगा इज ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, या लेग्यूमिनस की जगह कुछ और हो सकता है, कौन सा दूसरा ट्री हो। एवरग्रीन की जगह क्या पता डेसिडियस ट्री हो, मतलब यू डोंट नो ना। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गलत होने की। अब 5 देखना, अपने को मेरे को 1 और 5 में से चूज़ करना है। सीड्स ऑफ द मोरिंगा एंड टेमरिड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। यार सीड्स जनरली होते हैं तो हो सकते हैं, मतलब आज नहीं तो क्या पता कल हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कल को इनके सीड्स भी यूज़ हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो जब हो, ये तो बहुत लीनियंट स्टेटमेंट है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कर सकते हैं कि 5 अपना पक्का सही है, मतलब 5 इसी में है, और 3 4 कॉमन है। तो इसमें क्या चीज़ हो रहा है, एक तो 3 स्टेटमेंट प्लस बेसिक नॉलेज लीनियंट वाला, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आगे देखो ये है, ये अब तुम अगर नॉलेज के बेसिस पे जाओगे तो यार कि वियतनाम पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वियतनाम कैसे पूछ लिया, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होगा। बट अपना वही सेम 5 स्टेटमेंट है। अब तुम सीधा इसमें जा सकते हो, अगर इफ़ यू आर लाइक प्रो तो सीधा आप जाओ 5 में, ये सी सही होता है। लेकिन एक बार ही चेक कर लो कि 2 और 5 में क्या इश्यू है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये पक्का सही है। 2 देखो, वियतनाम इज लेड बाई मल्टी पार्टी, क्या पता सिंगल पार्टी हो वहाँ पे, मल्टी पार्टी ना हो, देर आर चांस, क्योंकि ये वो है फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब तुम फैक्चुअल का इसका नेचर समझ पाओगे। दूसरा है 5 वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक में जब तक इंडिया बैठा है तब ई सर्विस सेक्टर में होना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वियतनाम क्या कर रहा है एक्चुअली, जो चाइना से इकोनॉमीज डीकपल हो रही है वो सारी वियतनाम में आ रही है। तो वियतनाम इज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, नॉट ए सर्विस सेक्टर हब बन रहा है। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ ये पता है ना, तब तुम 5 को सीधा उड़ा सकते हो। 5 उड़ा गया मतलब अपना जो 2 और 5 है उसमें डाउट है अपने को। पूरा डाउट क्यों है, क्योंकि एक फैक्चुअल है और दूसरा ये है कि अपने को पता है इंडिया भी है और भी सारे, और वियतनाम वैसे मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, तो अपना ये वैसे ही सही हो गया। मतलब तुम अगर डायरेक्टली भी गो थ्रू करते तब भी तुम्हारा सही हो जाता। तो इसमें यही जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा हो यही है, इन सबको इतना वो भाव मत दो इन क्वेश्चंस को, जो बड़े हैं बहुत लाइटली लो, अच्छे से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। ये है, अब देखना ये क्वेश्चन, तुम अपन ने एक चीज़ क्या डिस्कस करी थी कि 5 स्टेटमेंट है, तो पहली चीज़ आप 5 निकालो, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, 4 की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब तुम जस्ट कन्विक्शन के साथ 50-50 में आ गए हो। अब तुम 50-50 में देखो कि 3 कॉमन है, तो 3 को बस लगा लो, 3 को पढ़ना ही नहीं है। अब तुम या तो हो सकता है 1 या 4, या हो सकता है 2 या 5। अब तुम इन दोनों को ट्राई कर लो एक बारी, ये या ये, 1 या 4। 1 क्या है, द क्लाइमेट ग्रुप एज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव द क्लाइमेट। हो सकता है कि बहुत ईजी है कि एनजीओ है और क्लाइमेट फ्रेंडली काम कर रहा है, पहली चीज़। 4 क्या है, सम। ये जब आएगा ना, सम इंडियन कंपनी, यार एक कंपनी भी पार्ट हो गई ना, तब भी इनका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, मतलब एक आध तो होगी होगी यार, इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं तो कुछ एक आध कंपनी तो इंटीग्रेट होगी। तो 1 और 4 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब 2 और 5 को देख लेते हैं। द इंटरनेशनल IEA इन ए पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट एक्शन ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। क्या पता EIA ना हो,
ये लोग जनरली ऑर्गेनाइजेशन गलत दे रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, डाउट है। मतलब इतना जितना हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे इतना यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं। 5 में देखो, द IAE इज़ द सेक्रेटेरिएट टू द अंडर 2 कोलिशन। ये अंडर 2 कोलिशन इन्होंने 2020 में पूछा था, ये PYQ का रिपीटेड है। लेकिन क्या पता ये सेक्रेटेरिएट ना हो IAE, तो यहाँ पे भी फैक्चुअल का डाउट है। मतलब इन दोनों में हम लोग श्योर सही है, लेकिन इन दोनों में डाउट है। श्योर सही है मतलब 1 3 4 B हो गया, तो ये ऐसे निकल गया। ये है सेम उसी पैटर्न से निकालना है, ये दोनों हट गए। अब तुम देखो कॉमन क्या है, एक कॉमन है, एक पक्का सही है। 2 4 और 3 5, इनमें पहले देखो कि फैक्चुअल कौन सा है और वो कौन सा है, लीनियर स्टेटमेंट कौन सा है। अब इसमें देखना, कोई भी कन्वेंशन हो, ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, जनरली कन्वेंशन क्या करती है तो कुछ टारगेट्स तो देगी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो 2030 तक है, ठीक है। कोई और अगर कोई कन्वेंशन हुई है, UNCCD है, तो उसका एक टारगेट है कि इतने टाइम तक हमें जो लैंड डिग्रेडेशन हुई है उसको रिस्टोर करना है, तो एक जनरली टारगेट होता है। अब इन्होंने क्या दिया कि इट एनोर्सेज ए ग्लोबल टाइम लाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। होता है भाई, हर जगह होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अटेंड करने हैं, 2070 तक अपने को वो जो मोदी जी ने अभी 5 पंचमृत वाली प्लस ली है वो अचीव करना है। तो एक टाइम लाइन होता है, तो मतलब 2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की। प्लस अब हम लोग 2 और 4 देख लेते हैं। 4 क्या है, इट इज़ एंडोर्स बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस। जनरली कोई भी ट्रीटी होती है तो IMF भी अगर कुछ कर रहा है या फिर कोई भी कर रहा है तो वो जनरली सबके साथ कोलाबोरेट करते हैं, तो 2 और 4 में कोई इश्यू नहीं है। अब अपन देखते हैं 3 और 5 में। अब 3 और 5 में देखना, 5 इंडिया वॉज वन ऑफ द बिग सिग्नेटरीज। जनरली इंडिया इस टाइप की उसमें नहीं होता, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकॉनमी है और उसको चाहिए कि वो थोड़ा इमिशन करेगा अभी, और तो देर आर पॉसिबिलिटी कि इंडिया उस टाइम नहीं होगा, मतलब सिग्नेटरीज नहीं होगा। यहाँ पे फैक्चुअल ये गलत हो सकता है कि भाई सिग्नेटरीज उस टाइम ना हो, यहाँ पे डाउट है, फैक्चुअल है। 3 का देखो, इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग, यार देर इज पॉसिबिलिटी कि लीगली बाइंडिंग ना हो, तो इन दोनों में डाउट्स हैं और ये दोनों बहुत लीनियंट है, लीनियंट के साथ जाओ। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम नॉलेज के बेसिस पे अगर अभी भी गूगल करोगे तो इतने सारे फैक्ट मिलेंगे ही नहीं आपको। तो इन सब क्वेश्चन में एक ही तरीका है, ज़्यादा सच में इधर उधर हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से इनको 1 2 बारी और देख लेना वीडियोस को, और जो है टेक्निक्स उनको बाई हार्ट करके जानी है 3 महीने में, तभी जाके वहाँ पे लगेगी। इस क्वेश्चन को देखो, ये सी और से ये उन्होंने 2013 में दिया हुआ है। ये एक PYQ का ऑप्शन आपका पूरा क्वेश्चन बना देगा। पूरा क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अब देखना। 5 स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करना है। 5 के 5 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अगर तुम एग्जामिनर के माइंड ऑफ से देखो। 4 की अपन ने डिस्कस की कि उसमें जनरली 3 होता है, 3 मतलब A या C। A या C में कॉमन क्या है, A कॉमन है। 2 4 को करना है और 3 5 को करना है। A तो अर्थवॉर्म तो सबको पता है। अब तुम्हें अगर इतना भी पता हो ना सी हॉर्स क्या है, तब भी तुम इस बेसिस पे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तुम्हें अगर पता हो कि सी हॉर्स यार नहीं है, मतलब डेट्रीवायरन नहीं है, अगर तुम्हें जस्ट एक पता हो 4 हट गया 4 हट गया और 4 हट गया, मतलब अगर ये अपनी 3 वाली ट्रिक भी नहीं पता हो और इतना पता है कि सी हॉर्स डेट्रीवायरस तो नहीं है, ये हट गया ये हट गया और ये हट गया। इस क्वेश्चन से क्या मतलब अपने को सीखने को मिला है कि ये एक तो PYQ का एक ऑप्शन अपने को हेल्प कर सकता है। तो PYQ का अगर छुटपुट ऑप्शन हो ना, जैसे ये वुड लाइस हैं, मिलीपैड्स हैं, इनको गूगल करो, इनका पूरा एनालिसिस करो कि ये क्या है, क्या पता ये आपका एक क्वेश्चन बना दे। बनाया है भाई, पीछे लेसन से बनाया है, जो पिछले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। एक एक छोटा छोटा हर पूरे इस क्वेश्चन को छान मारना है, जितना भी इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में, फिर डेट्री वायरस से और टाइप के कौन से एनिमल हो सकते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज हो सकते हैं वो कौन से, मतलब उन सबको देखो। यही तो एनालिसिस होगा PYQ का। अब ये क्वेश्चन है, चलो ये 6 का अपन बाद में डिस्कस करेंगे। 6 का ये मोरिंगा ट्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये देखो, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है या 14 में पूछा हुआ, डायरेक्टली 2019 में आया, तो ये डायरेक्ट रिपीटेड है। अब इसमें क्या है, ये उनका बायोम फेवरेट टॉपिक है और यहाँ पे अपना रूल भी फेल हो रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सभी लगेगा। 10 में से 8 या 9 की प्रोबेबिलिटी, ये ट्रेड ऑफ पे खेलना आपको कि अगर 10 में से आप 8 निकाल पा रहे हो तो भाई गो विद इट, वो मत करो कि भाई नहीं होगा। तो इसमें मेनली 2 फैक्टर है, फायर और रेनफॉल, जो इनको रोकती है। तो 2 और 4 ये हो गया, ये हो गया 2 और 3 और 4। 2 और 4 ऑप्शन में नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये है कि अपना ये बन रहा है, क्योंकि 2 और 4 के साथ वैसे रूल फेल ही नहीं हो रहा, क्योंकि 3 में 3 है।
ये भी, हाँ ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 2 को हटा सकते हो। इसमें है फायर और रेनफॉल का आपको पता है, तो 2 और 4 का साथ में है ही नहीं कॉम्बिनेशन, तो 2 4 के साथ में 3 है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर तुम अपने रूल के हिसाब से जाते तब इन दोनों को हटा दो, इन दोनों के बचे हैं, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 को देखना ही नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि 2 4 है, 2 4 यू शुड नो, क्योंकि उन्होंने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था 2 4 वाला ये, तो उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो ये भी पी वाई क्यू है। सोचो पी वाई क्यू का क्या रोल है, मतलब एवरी क्वेश्चन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेस्ड फ्रॉम द पी वाई क्यू। उसके बाद देखो, ये तो 2 स्टेटमेंट्स के, चलो ये 2 के आगे। तो 5 के स्टेटमेंट्स में मेनली क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, लेट मी सम अप कि क्या क्या कर सकते हैं अपन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म हम्म लास्ट में क्या कर सकते हैं, एक तो लीनियंट स्टेटमेंट हो उनको निकालो, फैक्चुअल स्टेटमेंट को निकालो, प्लस 3 का जो जोड़ा बन रहा है उसको निकालो, एलिमिनेशन करो। एक ऑप्शन अगर आपको श्योर पता हो तो आप सीधा चले जाओ ऑप्शंस में। अगर आपको श्योर पता हो कि ये हॉट मिक्स नहीं होगा तो इसको कटाओ, वहीं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये अपने टेक्निक से कट जाएगा और ये सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब एक जस्ट एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इस वीडियो में यही, फिर आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलो।